बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2021 का अटैम्प्ट हम सॉल्व करें और हम इस अटैम्प्ट को सॉल्व करेंगे अपने लेटेस्ट टैक्स लॉ टैक्स ईयर 2023 के हिसाब से। क्योंकि हम तैयारी सितंबर 2023 की अटैम्प्ट के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम सेल्स टैक्स का रेट 18% यूज़ करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें कि टैक्स पेयर इज मेहरान मेहरबान एसोसिएट, एम ए से एब्रीविएट इसको किया हुआ है, और इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो सवाल के अंदर टैक्स पीरियड दिया हुआ है दैट इज अगस्त 2021। सवाल की जो मार्क्स हैं टोटल, दीज आर 17, दिस इज अ 17 मार्क्स क्वेश्चन। आपके पास टोटल 31 मिनट हैं इन एग्जाम सिचुएशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल की रिक्वायरमेंट भी एक बहुत ही रिवायती सी है कि सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल बताओ और अगस्त 2021 के टैक्स पीरियड के लिए बताओ। तो हम अपनी वर्किंग का एक स्केच पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की दो कैलकुलेशन बनाना मकसूद होता है। इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन को दो हिस्सों में तकसीम रखा जाता है, फिक्स एसेट्स और अदर देन फिक्स एसेट्स। उसकी रीज़न ये होती है कि फिक्स एसेट्स का जो इनपुट टैक्स है वो पूरे का पूरा क्लेम किया जा सकता है आउटपुट टैक्स में से, जबकि अदर देन फिक्स एसेट जो है उसके लिए एक लिमिट है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की। ये लिमिट सेक्शन 8B में लिखी हुई है सेल्स टैक्स एक्ट के। तो हम सवाल को अब एक एक करके इसकी इंफॉर्मेशन को पहले थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कुछ इंफॉर्मेशन टेबल में दी गई है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल में दी गए फिगर्स के बारे में ही होती है आमतौर पे। सो जो आपको बेहतर ये है कि आप ज़रा एक दफ़ा पॉइंट आउट कर लेंगे कौन सी फिगर जो है वो किस पैराग्राफ से ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसका ताल्लुक पैराग्राफ 1 के साथ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और इसी तरह जो टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसका ताल्लुक पैराग्राफ 2 के साथ है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें। तो अगर मैंने पहले ये आइडेंटिफाई कर लूँ तो इससे मुझे ज़रा आसानी हो जाती है कि मैं कहीं स्किप ना कर दूँ किसी फिगर में कोई अगर एडजस्टमेंट करनी हो। इसके अलावा जो पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 एंड 6 है, ये स्टैंड अलोन इंफॉर्मेशन है, इसका ऊपर दिए गए टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। सो अब हम ज़रा इसके साथ मार्क कर लेते हैं कि किस फिगर का ताल्लुक किस पैराग्राफ के साथ होगा, ताकि ये बाद में हम इसको रेफर कर लें एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन विद सेल्स। और सेल्स में सबसे पहला फिगर है टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 8650,000। ये आपकी नॉर्मल रूटीन की सेल है, रजिस्टर्ड पर्सन को आपने की है और इसके ऊपर 18% से आपने सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बनाना होगा। तो आपने जो अपनी वर्किंग बनाई हुई है उसमें आप चले जाएं और 8650,000 पे 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर दें। जो टेबल के अंदर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल की उससे पैराग्राफ 2 का ताल्लुक है। तो 15,60,000 जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है उसको एक वर्किंग हम बना लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत हमें हो तो वो हम एडजस्टमेंट कर लें 15,60,000 में। तो अभी तो एक वर्किंग हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट करते जाएंगे। पैराग्राफ 2 को अगर आप थोड़ा डिटेल से तसल्ली से पढ़ें तो इसमें बताया हुआ ये है कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, वो 3,20,000 की है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने आपको शनाख्ती कार्ड नहीं प्रोवाइड किया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस सेल से मुतल्लिक जितनी भी परचेज होती है उसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाता है। सो जो सेकंड लाइन है उसमें क्या लिखा है इसी पैराग्राफ की कि दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर रुपीज 2,75,000 इन अगस्त 2021। तो आपने एक इसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया होगा, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है। इसके लिए मैं रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ टैक्स सेल्स टैक्स लॉ आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। तो सेल्स टैक्स लॉ की जो रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 8 में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड सेक्शन 8। और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज की हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, सप्लाई ऐसी सेल के साथ है जो कि आपने अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को कर दी है। जिस वक्त का ये सवाल है आई कैप का, उस वक्त यहाँ पे लफ्स पर्सन होता था, ठीक है, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है। इसलिए सवाल की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर लें
कि ये जो वर्ड है ये जो सवाल के अंदर जो वर्ड है, यानी जो लिखा हुआ है टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की जगह अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का लफ्ज़ अज्यूम कर लें तो आपको जो मौजूदा प्रोविजन ऑफ लॉ है उसके मुताबिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले इस डिस्ट्रीब्यूटर के लफ्ज़ की जगह पे पर्सन होता था। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है लॉ में, तो हम एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है। तो अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की है तो प्रो रेटा बेसिस पे उससे मुतलका जितने भी परचेजेस हैं उसका इनपुट टैक्स क्या होगा, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ठीक है। और वो जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको शनाख्ती कार्ड और एनटीएन नंबर प्रोवाइड ना कर रहा हो। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सवाल के सिचुएशन में कि आपने सेल किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो और उस 3,20,000 की सेल आपने उसे की ना, सेल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस इंफॉर्मेशन का। सेल तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही ट्रीट की जाएगी, 18% से आउटपुट टैक्स चार्ज होगा और 3% से फर्दर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन इस पर सेल से मुतल्लिका जितनी भी परचेज है उसका इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो परचेज जो है वो कितनी है, वो 2,75,000 की है। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ 2 है इसका ताल्लुक जो आपने परचेज की है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर उसके साथ है एक्चुअली। तो पॉइंट नंबर 2 का एक्चुअली ताल्लुक जो है वो परचेज के साथ है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं पॉइंट नंबर 2 को इधर लिख लेता हूँ क्योंकि सेल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा इस इंफॉर्मेशन का। तो 15,60,000 की जो आपने सेल की है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो अगली इंफॉर्मेशन है दैट इज एग्जाम्प्ट गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये अगर आपने एग्जाम्प्ट गुड्स बेची हैं तो एग्जाम्प्ट गुड्स के ऊपर तो सेल्स टैक्स का लॉ ही अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी टैक्स कैलकुलेशन पे। तो हमारे पास एग्जाम गुड्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन 17,40,000 रुपए की आ गई और इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई और इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम गुड्स टू यूएई। एक्सपोर्ट्स के केस में एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे वो कोई भी गुड्स हों, जब वो एक्सपोर्ट हो जाएं तो फिर वो जीरो रेटेड हो जाती हैं। यानी चाहे वो रिटेल आइटम हो यानी थर्ड कैजुअल आइटम हो, या फिर वो एग्जाम्प्ट आइटम हो यानी कि सिक्स कैजुअल का आइटम हो, और कोई भी एनी आइटम व्हेन इट विल बी एक्सपोर्टेड तो फिर वो जीरो रेटेड ही ट्रीट होगा। अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, एक आपकी एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स है और दूसरी एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स है। दोनों ही जीरो रेटेड ट्रीट होंगी, 13 लाख और 19 लाख। तो हम इसको अपनी सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इनके ऊपर जो आउटपुट टैक्स है उसका रेट 0% है। सेल्स से मुतालिक जो अगला इंफॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है दैट इज अबाउट टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से अब आपने कुछ ख़रीदारी की है, परचेजेस किए हैं और इससे मुतालिक कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करना होगी। सो 496000 में कुछ एडजस्टमेंट करना होगी। सो 496000 पैराग्राफ 1 और 2 के साथ इसका लिंक है। हम 496000 की एक वर्किंग 2 बना लेते हैं और अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो हम इसमें वो एडजस्टमेंट करते जाएंगे 496000 में। ठीक है जी। तो पैराग्राफ 1 और 2 जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन का है उसका ताल्लुक है डायरेक्टली इस फिगर के साथ 496000 के साथ। तो अब पैराग्राफ नंबर 1 को ज़रा हम पढ़ के देखते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन है मटेरियल वर्थ 2,96,000 एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जाम सप्लाईज। जब भी कोई रॉ मटेरियल या कोई भी इनपुट टैक्स का ताल्लुक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सेल्स के साथ हो तो फिर उसको उसी सेल के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अब लिखा हुआ है ना कि आपने 2,96,000 का मटीरियल खरीदा है, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, लेकिन उसको इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाईज के लिए किया है, यानी वो स्पेसिफिक टू सर्टेन सेल है। ठीक है जी, एग्जाम सप्लाईज के लिए 2,96,000 इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि 2,96,000
की जितनी भी सेल है उसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने टैक्सेबल गुड्स खरीदी है रजिस्टर्ड पर्सन से। तो इसका जो इनपुट टैक्स बनता है यानी कि 53,280, उसका जो ताल्लुक होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, वो क्योंकि आप स्पेसिफिक बताया ना सवाल के अंदर कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको जो एग्जाम्ड सेल्स थी उसके नीचे लिख लिया कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है, एग्जाम्ड आइटम्स के साथ। तो इसका इनपुट टैक्स 53,280 बनता है। ये हम एग्जाम्ड वाली जो हमारी सेल्स है, एग्जाम्ड गुड्स हैं, उसके नीचे लिख देते हैं। और इसी तरह ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 2,96,000 की, इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो वर्किंग टू है इसमें हमने अब सिर्फ वो वाली परचेज रहने देनी है जिस जो कि तमाम आइटम्स के लिए इस्तेमाल हुई हो, यानी कि एग्जाम के लिए भी, जीरो रेटेड के लिए भी, टैक्सेबल के लिए भी, सिर्फ वो परचेज यहाँ रह जाएगी। उस परचेज के ऊपर फिर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करके हम उसको अपॉर्शन कर लेंगे। तो अब क्या हुआ जी, नतीजा हमने 2,96,000 का जो इनपुट टैक्स था वो अपनी वर्किंग में लिख तो लिया है, ये 53,280, लेकिन साथ ही जो उसकी वैल्यू सप्लाई है अपनी टोटल परचेजेज में से माइनस कर ली है। एक ही दफ़ा इनपुट टैक्स क्लेम करोगे ना तो वो अलग से आपने लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो अगला लाइन लिखा है वो मटेरियल वर्थ 6,75,000, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स के लिए इस्तेमाल हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे आप, 6,75,000 आपको वैल्यू सप्लाई बताई हुई है, तो आप पहले तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करो, जो कि 1,21,500 बनता है। और ये जो 1,21,500 है इसको सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये जीरो रेटेड से इसका ताल्लुक है तो इसको जीरो रेटेड के खाने में लिख दो। और फिर जो वैल्यू सप्लाई है 6,75,000 की, उस 6,75,000 को हम अपनी जो वर्किंग टू है उसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा इस वर्किंग में, क्योंकि हमने इसका इनपुट टैक्स रेलिवेंट सेल्स के नीचे लिख दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट गुड्स वर्थ 1,50,000 विच आर परचेज इन कैश फ्रॉम अ सप्लायर। अगर आप कैश में कोई सामान खरीद लेते हैं तो क्या हम उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? इसके लिए हमें नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। और हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई सामान कैश में खरीद लेते हैं तो वो 50,000 से ज़्यादा का सामान नहीं होना चाहिए। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की खरीदारी करते हैं और बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,50,000 रुपया है, तो बिल्कुल 50,000 से ज़्यादा है, तो इसका तो मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं जो अपनी वर्किंग बना रहा हूँ उसमें मैं 1,50,000 की वैल्यू सप्लाई को माइनस कर देता हूँ। इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इसका तो मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, सो इस वायलेशन का हमने अंजाम भुगत लिया। अगला देखते हैं, 500 किलोग्राम ऑफ टी आपने खरीदी 3,60,000 की, और इन 1 किलोग्राम पैकिंग कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल जहाँ भी आ जाए, थर्ड स्केड्यूल जहाँ भी आ जाए, मतलब ये है कि वो क्या है, वो रिटेल आइटम है। और रिटेल आइटम के केस में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है रिटेल आइटम्स के लिए, उसमें सिर्फ हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं वो रिटेल आइटम्स हैं, और इनके ऊपर जो सेल्स टैक्स 18% से है वो रिटेल प्राइस पे चार्ज होता है। रिटेल प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटेल प्राइस। अब जितनी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे आपको सवाल में दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो सारी की सारी रेलिवेंट है। सिर्फ रेलिवेंट क्या है, रिटेल प्राइस। जब आप खरीदोगे सामान तो भी रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स पे करोगे, और जब बेचोगे तब भी रिटेल प्राइस पे सेल्स रिकॉर्ड करोगे। अब ये चूंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसका ताल्लुक परचेज के साथ है, तो उन्होंने बताया कि 500 किलोग्राम टी खरीदी आपने, कॉस्ट बताई 3,60,000, इरेलीवेंट है। कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल है तो इसका मतलब रिटेल प्राइस ही रेलिवेंट होगी। 500 किलोग्राम आपने खरीदा है, रिटेल प्राइस उन्होंने बता दी है आपको, पर किलोग्राम इज 900। यही रेलिवेंट प्राइस है सेल के लिए भी और परचेज के लिए भी। बाय एंड ऑफ अगस्त 2021 300 वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड होलसेल एट प्राइस 790। 790 की प्राइस इरेलीवेंट है। 300 किलोग्राम आपने बेचा है, 500 किलोग्राम आपने खरीदा है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जो आपकी जो परचेज है उसमें से कॉस्ट माइनस करके रिटेल प्राइस पे तो लिखे ना इसको। तो 3,60,000 की आपने खरीदारी की है, इसको मैं माइनस करता हूँ।
और रिटेल प्राइस के ऊपर मैं अपनी परचेज को रिकॉर्ड करता हूँ। पहली तो ये गलती मैं ठीक कर रहा हूँ कि टैक्स लॉ के मुताबिक रिटेल आइटम जो है वो रिटेल प्राइस पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 500 किलोग्राम 900 के हिसाब से ही हमने रिटेल प्राइस के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने कुछ टी जो है वो सेल भी कर दी है। अगेन जो सेलिंग प्राइस होगी वो 900 ही कंसिडर होगी। तो जो आपकी ये सेल वाली फिगर आप बना रहे थे वर्किंग वन में, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें आप लिख लें 2,37,000 कैसे बना, क्योंकि आपने 300 लीटर सेल किया है और 790 की सेलिंग प्राइस है, तो उस उससे आपने 300 का मल्टीप्लाई किया 790 से और इसको माइनस कर दिया, क्योंकि 790 पे सेल रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, रिटेल आइटम है, सेल रिकॉर्ड ही 900 पे की जाएगी। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप अगला काम ये करेंगे कि इस गलती को करेक्ट करने के लिए टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर 300 किलोग्राम था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 से जो कि रिटेल प्राइस है, तो ये कितना बन जाएगा, 2,70,000। 2,70,000 जो है उसके ऊपर 18% से आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ सवाल ये है कि क्या मैं 2,70,000 को इस वर्किंग वन में क्यों नहीं लिखा मैंने। वर्किंग वन में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने चार्ज करना होता है सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% और दूसरा फर्दर टैक्स भी चार्ज करना होता है 3% से। लेकिन ये चूंकि रिटेल आइटम है तो रिटेल आइटम्स के ऊपर हम जो फर्दर टैक्स है वो चार्ज नहीं करते। इसके मुतालिक एक ऐसा रो हमारे सिलेबस में है और कि कहाँ पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स टैक्स आपने जो सॉरी फर्दर टैक्स 3% है वो आपने चार्ज नहीं करना जब भी आप बेचे होंगे सामान। वो उनमें से एक सूरत यह है कि अगर आप रिटेल आइटम को बेच रहे हो, रिटेल आइटम सेल कर रहे हो, थर्ड स्केड्यूल आइटम को सेल कर रहे हो, तो फिर आपने फर्दर टैक्स 3% से चार्ज नहीं करना होता। इस ये वजह है कि मैंने वर्किंग वन में इसको नहीं लिखा, यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ वो सेल्स आए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हैं और मैंने उनके ऊपर फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। तो मैंने इसको पहले से अलहदा से लिख दिया है 2,70,000 को। अच्छा जी, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें क्या था, इसमें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2,75,000 का जो परचेज है उसका इनपुट टैक्स मुझे अलाउड नहीं होगा। तो 2,75,000 का जो इनपुट टैक्स मुझे अलाउड नहीं होगा वो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। जो मैंने खरीदारी की है, परचेज किया फ्रॉम फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 2,75,000 का मैं इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकूंगा, तो वो माइनस कर दूंगा। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तीन तरह के आपको यहाँ दिए गए हैं, मशीन ए, मशीन बी और फर्नीचर एंड फिटिंग। तो पहली चीज़ तो ये क्लैरिफाई कर लें आप अपने नोट्स में जाकर, और वो क्या है कि आपका जो इनपुट टैक्स है वो बाज़ चीज़ों के ऊपर आपको अलाउड नहीं है। जो जो चीज़ों पे अलाउड नहीं है उनमें से ख़ास तौर पे क्या चीज़ है, वन ऑफ द मेन आइटम्स इज फर्नीचर एंड फर्निशिंग। ठीक है, सो इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड। सो ये एक आइटम ऐसा है कि जिसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता। और भी बहुत से आइटम्स हैं बट फर्नीचर एंड फर्निशिंग जो है इज वन ऑफ दोज आइटम्स जिसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता। तो नतीजा ये निकला कि ये जो थर्ड आइटम है फर्नीचर एंड फिटिंग, इसका तो इनपुट टैक्स हम क्लेम कर ही नहीं सकते, मशीन ए और बी का कर सकते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम देखें राइट साइड पे, यूजेज का एक कॉलम दिया हुआ है और ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन सा एसेट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो फर्नीचर फिटिंग्स तो वैसे ही निकल गया इस बहस में से। मशीन ए और बी के बारे में बताया हुआ है, ए जो है वो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए, और बी मशीन जो है वो यूज़ होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जाम्प्ट लोकल गुड्स। तो टैक्सेबल और लोकल सेल्स हों यानी एक्सपोर्ट्स ना हो, और लोकल सेल्स हों एग्जाम्प्ट आइटम्स की, तो इनके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अब हम इनके ऊपर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ उन्हीं सेल्स से इस चीज़ को ध्यान रखें कि इनका ताल्लुक किस सेल्स के साथ है। तो मशीन एक के ऊपर आपने 2 मिलियन की वैल्यू सप्लाई है, कॉस्ट आपको दी हुई है, फिर 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करें, 3,60,000 आ गया। 3,60,000 का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड के साथ है, क्योंकि उन्होंने सवाल में बताया हुआ है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए इस्तेमाल हो रही है मशीनरी। मशीन बी जो है इसका जो
वैल्यू है वो 3 मिलियन है, इसके ऊपर आप 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 5,40,000 आ जाएगा। और इसका ताल्लुक जो है वो दो कैटेगरीज के साथ है, यानी कि एग्जाम्प्ट गुड्स के साथ भी और टैक्सेबल के साथ भी। तो अभी मैं 5,40,000 की अपॉर्चनमेंट नहीं कर रहा, उसको अलग-अलग नहीं कर रहा, वो भी इकट्ठे जब सारे इनपुट टैक्स फाइनल हो जाएंगे फिर कर लेंगे। फर्नीचर के ऊपर तो इनपुट टैक्स अलाउड है ही नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं करना है इसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ गया है 9,59,450, जो कि आपने कैश में पे किया है, और इसमें सेल्स टैक्स शामिल था 1,54,250 का। क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में पे कर सकते हैं, ये चीज़ हमें अब समझना है। सो हमें कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो कि कैश में पे करने की इजाज़त नहीं है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा की ऊपर की पेमेंट हमें बैंकिंग चैनल से करना होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है यूटिलिटी बिल्स की। तो इसका मतलब बिजली का बिल अगर आपने अदा किया है कैश में तो कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, इजाज़त है, आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो 1,54,250 जो सेल्स टैक्स है वो आप उसका इनपुट टैक्स बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, और इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा डेफिनेटली सारी की सारी टाइप ऑफ सेल्स के दरमियान। जो लास्ट सेकंड लास्ट आइटम है दैट इज सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कि है 11,37,580। ये भी हमारे इस मंथ के इनपुट टैक्स का पार्ट बनेगा, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में, 11,37,580। खास तौर पे ये चीज़ याद रखें कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स होता है ये इसको अपॉर्शन नहीं किया जाता, यानी कि एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड के दरमियान इसकी अपॉर्शनमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉर्शन होने के बाद जो 90% की लिमिट से एक्सीडिंग इनपुट टैक्स होता है ये वो वाला होता है, तो इसलिए इसको अपॉर्शनमेंट नहीं करना होता। लास्ट आइटम इज इनपुट टैक्स ऑफ 1,86,000, जो कि फरवरी की परचेज से जिसका ताल्लुक है और आप उसको क्लेम करना भूल गए हैं ना। अगर आप क्लेम करना भूल जाएं कोई भी इनपुट टैक्स, तो सेल्स टैक्स लॉ हमें क्या रास्ता प्रोवाइड करता है। सेल्स टैक्स लॉ हमें ये कहता है कि आप अगर भूल जाओ अपना रेलेवेंट इनपुट टैक्स, तो सिक्स सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में से कभी भी उसे क्लेम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो आपने ये परचेज है उसका ताल्लुक फरवरी से है, तो छः सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स जो हैं जो वो बनते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आप अगस्त 2021 का ही इस वक्त कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल इस टैक्स पीरियड में, इस महीने में मैं क्लेम कर सकता हूँ इनपुट टैक्स ऑफ 1,86,000। 1,86,000 के बारे में याद रखें कि इसको अपॉर्शन अभी आपने करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ अनक्लेम्ड आइटम है जो कि पड़ा है और जो आपने अभी क्लेम ही नहीं किया। तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारी कैलकुलेशन में आ चुकी है। अब हम अपनी वर्किंग्स को कंक्लूड करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपनी वर्किंग को टोटल करते हैं। वर्किंग वन से हमें पता चला कि हमारी कितनी सेल है टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो 13,23,000 की सेल है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस वर्किंग को हमने फाइनल कर लिया। और 13,23,000 की जो सेल है टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके ऊपर हमने 18% से सेल्स टैक्स भी चार्ज करना है और 3% से फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैलकुलेशन बनने के बाद हमारी सेल्स की सारे आइटम्स कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम इनके टोटल बना सकते हैं। तो ये सिंपल एडिशन करके हमने इनके टोटल बना लिए। अब हम आ जाते हैं इनपुट टैक्स की तरफ। इनपुट टैक्स में जो हमारे पास वर्किंग है, जो हमने परचेज की है फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, वो है 36,54,000 टोटल किया इसका। 36,54,000 को अब मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी कैलकुलेशन में, इसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करूंगा और सेल्स टैक्स बनेगा 6,57,720। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सा सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स 18% का कॉलम है सारा, इसमें कौन कौन सा सेल्स टैक्स अपने अपने रेलेवेंट सेल्स के नीचे आ चुका है। तो ये आ चुका है एग्जाम सप्लाईज वाला, इसी तरह एक्सपोर्ट्स वाला भी आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं आया, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड है ये आ चुका है, और इसी तरह अनक्लेम्ड भी अभी अपनी किसी भी सेल्स के नीचे नहीं आया। सो जो इनपुट टैक्सेस हम किसी भी सेल के नीचे अभी नहीं लाए उसको अब हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो कि 1,54,250 था, उसको मैंने अब इन तीन हिस्सों में तकसीम किया है और बेसिस क्या है उसकी, वो ये तीन फिगर्स हैं। यानी कि मैं इन तीनों फिगर्स को जमा करूंगा तो उससे एक आंसर बनेगा। फिर मैंने क्या करना है, 1,54,250 को
इन तीनों फिगर्स के सम से डिवाइड कर देना। फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 17,40,000 से, तो ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह 1,54,250 उसको डिवाइड करूंगा इन तीनों फिगर्स के सम से। जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3.2 मिलियन से, यानी इस फिगर से, तो फिर क्या जवाब आएगा 32,510। एंड सो इज द केस विद थर्ड फिगर। तो मैंने इस फिगर को अपॉर्शन कर दिया इन तीन हिस्सों में, और अपॉर्शनमेंट की जो बेसिस थी वो बेसिकली ये वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, जो ऊपर तीन वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है एग्जाम जीरो रेटेड और अदर्स की लिखी हुई है। इसी बुनियाद पे बिल्कुल इसी तरह ही कैलकुलेशन बनाकर हम जो हमारा अनक्लेम्ड था 1,86,000 उसको भी अपॉर्चनमेंट उसकी कर देंगे। तो ये जो अपॉर्चनमेंट आप कर रहे हैं 1,86,000 की, ये भी इसी तरह है कि 1,86,000 को डिवाइड करें इन तीनों फिगर्स के सम से। जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 17,40,000 से, तो ये 21,316 आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी कैलकुलेशन भी बनेंगी। जो थर्ड अपॉर्चनमेंट हमने बनानी है वो दैट इज ऑफ जो हमने परचेज की है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 6,57,720। अगेन 6,57,720 को इन तीनों फिगर्स के सम से डिवाइड कर दें, और फिर जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 17,40,000 से, ये आंसर आएगा। इसी तरह 6,57,720 को डिवाइड करें इन तीनों फिगर्स के सम से, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 32 लाख से, तो ये वाला आंसर आएगा 1,38,622। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आपने जो इनपुट टैक्स है वो आपने अलग अलग कर लिए। अब हमें ये मालूम है कि टोटल इनपुट टैक्स कितना है जो हमारे आउटपुट टैक्स में से माइनस हो सकता है। तो वो बन रहा है 18,10,847। लेकिन इसको देखना होगा कि कहीं ये 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज़्यादा तो नहीं है। तो हम आउटपुट टैक्स जितना भी है हमारे पास उसका 90% वर्कआउट करते हैं। तो वो बनता है 16,59,366। तो लिमिट तो कुछ कम है, तो इसका मतलब जो कम अमाउंट बनती है वो हम माइनस कर सकेंगे अपने आउटपुट टैक्स में से। तो 16,59,366 ये वो फिगर है जो मैं माइनस करूंगा अपने आउटपुट टैक्स में से। और जो फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स है वो पूरे का पूरा माइनस कर सकता हूँ। तो फिक्स एसेट्स का जो इनपुट टैक्स है वो हमें पता है कि ये जो मशीन बी थी, ये इस्तेमाल, इसकी यूजेज बताया हुआ है सवाल में कि इस्तेमाल हुई थी फॉर लोकल सेल्स। 5,40,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किन दो हिस्सों में, एक इस हिस्से में 17,40 और दूसरा हिस्सा है 10,243,000। तो हमने करना ये है कि 17,40 और 10,243,000 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है 5,40,000 को। 5,40,000 को डिवाइड करेंगे इस फिगर और इस फिगर के सम से, 10,243, 17,40,000। इन दो फिगर्स को के सम से डिवाइड कर दो 5,40,000 को। तो जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 17,40,000 से, तो क्या बनेगा 78,411। तो इस तरह से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फिगर को 5,40,000 को। तो अब ये आउटपुट टैक्स है ऊपर लिखा हुआ, इसमें से अब मैं इनपुट टैक्स से जब माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कैरी फॉरवर्ड बनता है या मैंने कुछ सेल्स टैक्स पे करना है। तो 2,70,215 रुपये बन रहा है कैरी फॉरवर्ड। अब जो आपके पास सवाल में बाकी के इनपुट टैक्सेस हैं, यानी जो एग्जाम सप्लाई से मुतलिक जितना भी इनपुट टैक्स है, ये तो सारे का सारा ज़ाया ही हो जाता है। हम इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर सकते अगर आपकी सेल एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। लेकिन जो जीरो रेटेड आइटम्स होते हैं उनका जितना भी सेल्स टैक्स होता है वो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो हम ये वाला जो इनपुट टैक्स है सारे के सारे को रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जो कि हमने बनाया 6,91,836। ये हम रिफंड क्लेम करेंगे। तो आपकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको बस खूबसूरत करके आपने प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आउटपुट टैक्स सबसे पहले लिखें, जो कि आपको स्ट्रेट अवे मालूम है कि कितना आपने बनाया है। आउटपुट का फिगर बन रहा है 18,43,740। इसमें से माइनस करेंगे आप अपना इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो है वो हमने बनाया था 18,10,847। लेकिन इसको कंपेयर करना होता है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ, वो हम कंपेयर करेंगे तो वो 16,59,366 रुपये बनेगा। और उसको हम माइनस कर देंगे। बाकी जो जवाब आएगा उसमें से फिर हम फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, तो हमारा कैरी फॉरवर्ड बन जाता है फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स, जो कि 270,215 बनता है। जो इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस था वो भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
1,51,481 रुपये। जितना भी आपका फर्दर टैक्स है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है, एज इट इज़ पेएबल होता है टू द गवर्नमेंट। और जो आपके जीरो रेटेड से मुतालिक इनपुट टैक्स है वो हमने रिफंड क्लेम करना होता है, रिफंड ऑन जीरो रेटेड आइटम्स। सो दिस इज इट। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो फिर हम उसको कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।